हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें अभी हम सीडीपी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, जो कि दोनों ही लेवल पेपर 1 और पेपर 2 के लिए रहने वाला है। ऑलरेडी 16 क्लासेस हम यूट्यूब पर पोस्ट कर चुके हैं, मतलब सीडीपी लगभग हमारी ख़त्म हो चुकी है और 3-4 क्लासेस सीडीपी की पोस्ट होंगी। उसके बाद सीडीपी दोनों ही लेवल के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे हम एसएसटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो ग्रुप है बच्चों का बनाया हुआ है हमने व्हाट्सएप पे, उस पर एसएसटी वाले बच्चे ज़्यादा पोल किए हैं। एसएसटी वाले बच्चों ने पोल ज़्यादा किया है, पेपर 2 वाले ज़्यादा बच्चे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि 4 दिन एसएसटी किया करेंगे, मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे सैटरडे में हिंदी ले लिया करेंगे। इससे क्या होगा, पेपर 1 वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है। और पहले हम एसएसटी बड़ा है काफ़ी सब्जेक्ट, तो एसएसटी के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी के बाद हम करेंगे उसके बाद हिस्ट्री, और लास्ट में हम पॉलिटी करेंगे। ठीक है। लगभग 1 महीने में निपट जाएगा। अभी आइडिया नहीं है मुझे भी कि कितना टाइम लगेगा। एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सीटेट में पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि कम से कम जो एसएसटी की डिमांड कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास को देखें। ठीक है। 4:45 का टाइमिंग है, 4:45 PM, यानी कि 4:45 आपकी डेली क्लास होती है, लाइव क्लास होती है। ठीक है। तो कोशिश करें कि बच्चे अधिकतर लाइव जुड़े। किसी की मजबूरी है, कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है उस समय पे, तो बाद में वीडियो को डाउनलोड कर ले और ठीक है नाइट में उसको देख ले और उसका रिवीजन कर ले अच्छे से। क्लियर है। हमारी क्लास के रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आपका रेस्पॉन्स तुरंत किया जाएगा। अभी तक 16 क्लासेस हो गई हैं, और कल का हमारा जो टॉपिक था व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में था। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स, तो हाफ पार्ट 1 उसका हो चुका है, आज पार्ट 2 होने जा रहा है। आज के टॉपिक में व्यक्तित्व वाले में हम क्या करेंगे, व्यक्तित्व का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी का जो मेजरमेंट है, मापन होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी उसकी विधियाँ हैं। बस विधियों के बारे में उसकी हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। बहुत ही इजी है उसकी जो विधियाँ हैं, और लेकिन इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे आपका भले ही पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपके जो परीक्षण है व्यक्तित्व मापन के, जैसे कि टैट आता है आपका, TAT, कैट आता है आपका, ठीक है, बाल आत्मबोधन परीक्षण, ऐसे ही टैट है आपका, तो इनसे सवाल अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। शाही धब्बा परीक्षण है रोसार्च का, तो ये सब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। क्लास आप एक बार शुरू करते हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि बीच बीच में गायब ना हो। क्लास एक बार किसी ने ज्वाइन कर ली तो बीच में ना हटाए क्लास को। ठीक है। पूरी क्लास देख ले, ज़्यादा ज़्यादा आधे घंटे, 30 मिनट या 40 मिनट की क्लास होती है, मैक्सिमम 45 मिनट। इससे ज़्यादा तो क्लास अभी तक कोई नहीं है 45 मिनट से, तो इतनी देर में आपका कोई काम नहीं रुक रहा। पूरी क्लास देखें। ठीक है। कोई डाउट है तुरंत के तुरंत आप ऑनलाइन कमेंट भी कर सकते हैं, बाद में ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है। फटाफट जुड़ जाएँ। ठीक है। आपने ग्रुप वगैरह में शेयर भी कर देंगे वीडियो को एक बार। 5-6 लोग तो आ चुके हैं अभी, बस डेली का यही है, 5, 6, 7, 8 लोग तक रहते हैं, बस इतने ही देखते हैं। बाकी को लगता है सीडीपी की ज़रूरत नहीं है। जो सोच रहे हैं ना सीडीपी में 20-20 नंबर हैं हमारे और हमने तीर चला दिया है, तो सीडीपी में बता दूं आपसे 25 प्लस होने चाहिए, मिनिमम 25 होने चाहिए। वही आपके लिए पेपर में बेनिफिशियल होता है। सीडीपी और हिंदी में आपके 25 नंबर से कम नहीं होने चाहिए, चाहे वो पेपर 1 है और चाहे वो पेपर 2 है। ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके 20 नंबर हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि हमारे तो 20 हैं, हमारे तो 22 है, हमें सीडीपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी क्लास करेंगे, ठीक है, चाहे मेरे द्वारा चाहे किसी और के द्वारा, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। मैं भी ये नोटिस करता हूँ कि मैं भी कोई क्लास देखता हूँ ना यूट्यूब पे,
भले ही मुझे वो आती है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ 1 या 2 पॉइंट ज़रूर मिलते हैं कि मुझे हाँ नया सीखने को मिलता है। इसलिए जहाँ से भी क्लास मिलती है आपको तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है, तो उसको देखें, बहुत ध्यान से सीखें। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और टॉपिक क्लास नंबर 17 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, और टॉपिक है आपका व्यक्तित्व का मापन। तो मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट में कि जो व्यक्तित्व का मापन है 3 तरह से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है, यानी कि 3 विधियाँ हैं उसकी। कौन कौन सी 3 विधियाँ हैं? एक है उसकी आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि, और तीसरी है प्रक्षेपीय विधि। फ्रेंड, जो प्रक्षेपीय विधि है लास्ट वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल दोनों ही पेपर में, 1 में भी 2 में भी, यूपी टेट में भी, ठीक है, चाहे कोई भी टेट है, एमपी टेट में भी, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसी के अंदर आते हैं वो टेट और कैट जो टेस्ट हैं। तो जो तीनों इसकी विधि दी हुई हैं, तीनों के 5-5 पार्ट हैं, यानी कि टोटल 15 टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, और बाद में रिवाइज कर लेंगे एक बार। क्लियर है? मैं समझाऊंगा, समझाने का काम मेरा है, बहुत ही ईजी है, आपको बस ध्यान से सुनना है क्लास को। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरी प्रक्षेप्य विधि। तो पहले हम पढ़ेंगे आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है। चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, और आपको सामने दिख रहा होगा नंबर 1 पे आत्मनिष्ठ विधि, यानी कि सब्जेक्टिव मेथड। इसके अंदर 5 विधियाँ आती हैं, ठीक है। लेकिन ये होती क्या है आत्मनिष्ठ विधि? ये ऐसी विधि होती है जिस पर मापन करने वाले का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए मैं मापन कर रहा हूँ, मेजरमेंट कर रहा हूँ व्यक्तित्व का, तो मेरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इस विधि पर, जिस पर मापन करने वाले का प्रभाव पड़ता है, यानी कि मेरा प्रभाव पड़ेगा मापन करने वाले का, ठीक है। कैसे प्रभाव पड़ेगा? इसके अंदर 5 विधियाँ आती हैं, तीनों के अंदर ही 5-5 आएंगी। पहला साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। जब साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, आपको पता है उसमें एक इंटरव्यूअर होता है, एक तो होता ही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और बाकी जिसका इंटरव्यू लिया जाता है वो होता है बच्चा। तो जो इंटरव्यू लेता है उसका भी तो इफेक्ट पड़ता है ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके पूछने का ढंग। तो इंटरव्यूअर का जो प्रभाव है वो इंटरव्यू देने वाले के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए इसको आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं कि इसमें जो है मापन करने वाला, जैसे कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मेरा प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पर, ठीक है। तो एक तो हो जाती है साक्षात्कार, तो इसके बारे में तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया बस। सेकंड नंबर पे आ जाती है प्रेक्षण विधि, प्रेक्षण विधि, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण तो समझते हैं ना, देखना, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। तो जो प्रेक्षण विधि है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? नंबर ए डायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है खुद किया जाए, जो प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। जैसे खुद मान लीजिए किसी बच्चे के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में उसका पता करना है, तो खुद जाओ उसके पास पता करो, ठीक है। दूसरा बी होती है इनडायरेक्ट। बी क्या होती है? इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष। ये क्या होती है? खुद ना जाके किसी दूसरे से पता करवाना, दूसरों के द्वारा पूछना या पता करना। मान लीजिए मुझे आपके बारे में पता करना है, तो मैं डायरेक्ट आपसे ना पूछ के किसी दूसरे से कहूँगा, वो आपके बारे में पता करके मुझे बताएगा, ठीक है। बस हो गया, इतना ही है इसके बारे में। क्या 2 चीज़ पढ़ ली हमने, पहली साक्षात्कार और दूसरी प्रेक्षण विधि, यानी ऑब्जर्वेशन। टोटल 5 हैं इसके अंदर। तीसरी आ जाती है व्यक्तिगत अध्ययन, या इसको व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केस स्टडी, पेडागोजी का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तीसरी क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन या व्यक्ति इतिहास विधि, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं केस स्टडी, ठीक है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से आ जाइए, पता नहीं कहाँ रहते हैं आप लोग क्लास के टाइम पे। 10-10 मिनट आपको क्लास शुरू हो जाती है, उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं। कई बार आपका ही नुकसान है, मेरा तो उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। टाइम से ज्वाइन किया करो आप। चलिए, तो ये क्या होती है? जब व्यक्तिगत, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि व्यक्तिगत होती है, जिसमें छात्र को एक विशेष समस्या या मामले का सामना करना पड़ता है। जो भी छात्र होता है जिसका यह परीक्षण लिया जाता है इस विधि के द्वारा, उसको क्या देते हैं? या तो कोई समस्या दे देंगे उसको, या कि कोई विशेष परिस्थिति उसको दे देंगे, उसका व्यक्ति को या बच्चे को या छात्र को सामना करना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे उसकी पर्सनैलिटी का मापन करते हैं। बस इतना ही है इसके बारे में, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाती है आपकी संचलित अभिलेख, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। और नंबर 5 है आपकी
वृतांत अभिलेख, एनाडोटल एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो पहली संचलित अभिलेख यानी कि नंबर 4 पे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, और 5th पे वृतांत अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब ये होते क्या हैं? जो संचलित अभिलेख होता है इसमें केवल एक व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इसमें केवल एक व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और जो वृतांत अभिलेख होता है, जब व्यक्तित्व का मापन बिना किसी योजना के अचानक किसी विशिष्ट व्यवहार को देखकर किया जाता है। जब पर्सनैलिटी का मापन करते हैं, बताते नहीं है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में, इस वाले जो मापन में बताते नहीं है किसी को, ठीक है, अचानक से उसका परीक्षण करेंगे, कोई उसकी एक एक्टिविटी देख लेंगे, उसके बेस पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है जब व्यक्तित्व का मापन बिना किसी योजना के, थोड़ा छोटा कर लूँ क्या, जब व्यक्तित्व का मापन बिना किसी योजना के अचानक किसी विशिष्ट व्यवहार को देखकर किया जाता है। मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठे हैं और बाहर से कोई मेज़र करने के लिए आए पर्सनैलिटी, और अचानक से किसी बच्चे को देखे, उसका कोई व्यवहार देखे, ठीक है, कोई उसका विशिष्ट व्यवहार देखे और उसके अकॉर्डिंग उसके पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का मापन करे, ठीक है। इसे बोलते हैं वृतांत अभिलेख यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और संचलित अभिलेख क्या बोलते हैं? इसमें केवल एक व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, केवल एक ही व्यक्ति का इसके अंदर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और इससे ऊपर जो हमने पढ़ा है व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्तिगत में आपको पता है व्यक्तिगत का मतलब है सिंगल आदमी से संबंधित है। तो इसमें क्या करते हैं, किसी छात्र को या बच्चे को जिसका मापन लिया जाना है उसको एक समस्या दे देते हैं कोई, या उसके सामने कोई परिस्थिति पैदा कर देते हैं, उससे उसे गुजरना पड़ता है या फिर उसे उसका सामना करना पड़ता है। क्लियर है? तो इस प्रकार ये हो जाते हैं आपके 5 परीक्षण, जो कि पहली वाली विधि के अंदर हमने पढ़े हैं, आत्मनिष्ठ विधि। अब आ जाती है फ्रेंड्स आपकी वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ये भी 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन होता क्या है इसके अंदर ये भी देख लेते हैं। पहले वाले में क्या था, इंटरव्यू लेने वाले का, पहली वाली में क्या था कि मापन करने वाले का प्रभाव पड़ता है सामने वाले में। इसमें क्या है, इस विधि में व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका मापन करना है व्यक्तित्व का, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जो स्वयं से संबंधित होते हैं, जो खुद से संबंधित होते हैं, ठीक है। प्राप्त उत्तर के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। जो उत्तर प्राप्त होते हैं उन्हीं के आधार पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। उसी के से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, उस व्यक्ति से संबंधित ही जिसका मापन किया जा रहा है, ठीक है। अब ये भी 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 5 प्रकार की होती हैं? नंबर पहला, व्यक्तित्व आविष्कार। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व आविष्कार। तो व्यक्तित्व आविष्कार जो होता है, एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, व्यक्तित्व आविष्कार किसे बोलते हैं? इसमें प्रश्नों की सूची होती है। क्या करते हैं, जिसका परीक्षण लेना है छात्र का, उसको प्रश्नों की एक सूची दे देंगे, एक लिस्ट दे देंगे, जिसमें क्या होंगे, प्रश्न सरल होंगे, बहुत सिंपल प्रश्न होंगे, छोटे छोटे होंगे, सीधे और स्पष्ट होंगे, घुमा फिरा के नहीं होंगे, बिल्कुल स्पष्ट और सीधे। प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देना होता है, ऐसा नहीं है डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना होता है, प्रश्नों का हाँ या ना में उत्तर देना होता है। प्रथम कारक में होते हैं प्रश्न। प्रथम कारक समझते हो? आई वी, प्रथम कारक में आते हैं ना आई और वी, ठीक है, मैं और हम, पढ़ा है ना आपने वही। तो प्रथम कारक में प्रश्न होते हैं। कैसा प्रश्न होगा? एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं चोर हूँ, ठीक है, उत्तर क्या देना है? हाँ, या फिर उत्तर क्या देना? नहीं, हाँ या ना में उत्तर देना है। मैं ईमानदार हूँ, हाँ मैं ईमानदार हूँ, नहीं, हाँ या ना में उत्तर देना है। ऐसी मैं सहयोगी हूँ, हाँ या फिर नहीं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि व्यक्तित्व आविष्कार में क्या होता है, प्रश्न दिए जाते हैं, एक लिस्ट, सरल, छोटे, स्पष्ट और सीधे प्रश्न होते हैं। प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देना होता है, और प्रश्न जो पूछे जाते हैं प्रथम कारक में आई और वी, यानी कि मैं और हम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है, मेहनत और कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, और जो भी आपके ग्रुप्स है, ठीक है, उनमें क्लास को शेयर कर देंगे। बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे क्लास आप देख लेते हैं, उसके बाद यूट्यूब से क्लास पे क्लिक करके आप शेयर कर दो क्लास को। कहाँ पे? अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। उससे क्या होगा, जो लोग आपके साथ जुड़े होंगे वो देख लेंगे, ठीक है। जिनको समझ नहीं आएगा आपसे पूछ लेंगे कि किस तरह की क्लास है, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आ जाती है, इसकी नेक्स्ट विधि कौन सी है? अच्छा, उससे पहले जो व्यक्तित्व आविष्कार था, इसमें इसके कुछ उदाहरण भी हैं, कौन कौन से इसके प्रयोग थे,
ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया व्यक्तित्व आविष्कार किसे कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से प्रयोग आते हैं, जैसे कि मिनीसोटा टेस्ट, बेल समायोजन टेस्ट, कैटल का टेस्ट। तो पहला जो टेस्ट है मिनीसोटा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट 2। ये किसने दिया था, एक मनोवैज्ञानिक थे हाथवे, ठीक है, गिवन बाय हाथवे, उन्होंने दिया था ये मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी टेस्ट 2। व्यक्तित्व आविष्कार के अंदर आता है, और व्यक्तित्व आविष्कार पहला परीक्षण है किसका, वस्तुनिष्ठ विधि का, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सेकंड आता है बेल समायोजन आविष्कारिका। बेल समायोजन आविष्कारिका, ये टेस्ट किसने बनाया था बताइए। तो सीधी सी बात है, बेल का नाम आ रहा है इसमें, गिवन बाय बेल। बेल एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने ये बनाया था टेस्ट। और तीसरा आ जाता है आपका कैटल की 16 व्यक्तित्व कारक। कैटल मतलब रेमंड नाम था उनका पूरा, रेमंड कैटल, उनका जो है 16 व्यक्तित्व कारक, गिवन बाय रेमंड कैटल। तो इंग्लिश में कह देंगे इसको व्यक्तित्व कारक को PF, पर्सनैलिटी फैक्टर 16। इसके 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया। पर्सनैलिटी फैक्टर के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक तो स्रोतशील गुण, स्रोत, एक सतहीशील गुण, ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने ये भी आपके लिए लिख दिया। तो ये व्यक्तित्व आविष्कार के अंदर ये 3 टेस्ट होते हैं, तो इनके नाम आप याद रखेंगे, किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। क्लियर है, चलिए अब आ जाता है फ्रेंड्स, हमने 1 पढ़ लिया, सेकंड नंबर वाले का वस्तुनिष्ठ का हमने 1 पढ़ लिया, अब सेकंड नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड आ जाता है प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर। फ्रेंड जैसा कि इसका नाम है क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली, इसी से पता चल रहा है तो इसमें क्या हो सकता है। इस विधि में भी प्रश्नों की एक सूची होती है, जैसे पहली में एक सूची थी, इसमें भी एक सूची होती है, ठीक है, जिसका उत्तर व्यक्ति को लिखित में देना होता है। इसमें हाँ या ना में नहीं, इसमें लिखित में देना है, मतलब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसका प्रयोग तब होता है जब तथ्यात्मक सूचना की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। तो जो पहला वाला टेस्ट था उसमें तथ्यात्मक सूचना की आवश्यकता नहीं होती, उसमें हाँ या ना में उत्तर देना है। लेकिन जब तथ्यात्मक कुछ तथ्य बताने होते हैं, कुछ लिखित में, कुछ डिस्क्रिप्टिव, कुछ तथ्यात्मक बताना होता है, तब इस वाले टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तब ये टेस्ट लिया जाता है, प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनेयर, ठीक है। इसमें प्रश्न द्वितीय कारक में होते हैं। अब द्वितीय कारक आप समझते हैं, द्वितीय कारक क्या था, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, हिंदी में यू, यानी कि तुम, यही होता है ना। क्वेश्चन कैसे होंगे, एग्जाम्पल, तुम चोर हो, तुम ईमानदार हो, तुम सहयोगी हो। इसका उत्तर हाँ या ना में आपको नहीं देना है, इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में आपको देना, तथ्यात्मक रूप में लिख के देना है, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपका व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। क्लियर है, तो ये हो जाती है आपकी सेकंड वाली विधि, ठीक है। आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा तो आपको भी लर्न हो जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। अभी सेकंड वाला पढ़ रहे हैं हम, वस्तुनिष्ठ, उसके अंदर 2 हम पढ़ चुके हैं, हर के अंदर 5-5 है ना। अब तीसरा पढ़ेंगे, रेटिंग मापनी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रेटिंग स्केल। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें व्यक्तित्व के शील गुण के बारे में लिए गए निर्णय को कुछ श्रेणियों में रिकॉर्ड करते हैं। जो व्यक्तित्व के शील गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, उनके बारे में लिए गए निर्णय को कुछ श्रेणियों में रिकॉर्ड कर लेते हैं। श्रेणियों में रिकॉर्ड करने का मतलब है कुछ नंबरिंग उनको दे देते हैं, ठीक है, जिन्हें 3 से 7 बिंदुओं तक अंक दिए जाते हैं। ये तो 3 दे सकते हैं मिनिमम, या फिर 4, 5 या 7 तक दिए जाते हैं। तो उसी के आधार पर परीक्षण किया जाता है। 7 बिंदु होंगे तो अच्छा होगा ज़्यादा व्यक्तित्व, 6 होंगे तो थोड़ा कम होगा, 3 होंगे तो बहुत कम होगा, ठीक है। इस तरह से तो रेटिंग दी जाती है उसे, जैसे कि नाम लिख रहा है रेटिंग मापनी, तो रेटिंग दी जाती है 3 स्टार। आप भी रेटिंग देते हैं ना, जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट से, तो उसमें रेटिंग मांगता है, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो रेटिंग मांगता है स्टार करके। उसी तरह से बिल्कुल सेम वही है ये भी। तो इसमें 3 से लेकर 7 बिंदु तक होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रेटिंग देनी होती है, और रेटिंग के अकॉर्डिंग ही उसके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, लाइक बहुत कम है वीडियो पे, ठीक है, काफ़ी सारे लोग लाइव हैं आप, तो जो कम से कम वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है नंबर 4 पे चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आप समझते हैं, चेकलिस्ट क्या होती है। चेकलिस्ट एक प्रकार की लिस्ट होती है जिसमें कुछ पॉइंट लिखे रहते हैं, पहले लिखे लिखाए, पहले से तय होते हैं कि इसके बेसिस पे हमें चेक करना है। बहुत जगह चलती है कंपनीज़ में भी चलती है कि इसके बेसिस पे हमें उसका व्यक्ति चेक करना है, इसके बेसिस पे करना है, इसके बेसिस पे करना है। देखिए चेकलिस्ट में चयनित शब्दों और व्यक्तियों की सूची होती है। चयनित शब्द, कुछ शब्द होंगे इसमें पहले से ही, और कुछ व्यक्तियों की सूची होगी। इसके द्वारा व्यक्ति
विशेष में कोई विशेष गुण है नहीं पता लगाया जाता है। उस चेकलिस्ट के हिसाब से पता लगाया जाता है कि वो वाला विशेष गुण जो उसके अंदर है चेकलिस्ट के, वो व्यक्ति के अंदर है या नहीं। इस बात का पता लगाया जाता है और उसके व्यक्तित्व का इस प्रकार से परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाती है इस तरह से 4 विधियाँ आपकी कंप्लीट। और लास्ट में आपकी बचती है समाज मिति यानी कि सोशियोमेट्री। तो ये किसने दी थी, याद रखेंगे, मनरो और जैनी ने दी थी। मनरो और जैनी ने। ऐसे भी पूछ लेता है कि समाज मिति जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है किसने दी थी, या फिर ऐसे ही पूछ लेगा कि समाज मिति क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, बुद्धि परीक्षण की विधि, व्यक्तित्व परीक्षण की विधि, ठीक है, और 2 ऑप्शन बना के दे देगा। तो आप पहचान लेंगे कि समाज मिति तो हमने पर्सनैलिटी मापन में पढ़ा था। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन। इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होती है। नेक्स्ट पेज पे आ गया है। हाँ, इस विधि में प्रत्येक बालक द्वारा अपने मित्र का चयन किया जाता है। बच्चा जो होगा उससे कहा जाएगा कि तुम अपने मित्र का चयन करो। ठीक है, जो लोग वहाँ होंगे उपस्थित, मित्र का चयन कर लेगा। अब कैसे मित्र का उसने चयन किया, अच्छा लड़का है, बुरा है, किस तरह का, यह समूह के सदस्य के पसंद व नापसंदगी को स्पष्ट करता है। बिल्कुल, आप जिस मित्र को पसंद करेंगे तो इससे पता चलता है कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद है। ठीक है, बालक का चुनाव निम्न चरणों में किया जाता है। जो बच्चे का चुनाव करते हैं निम्न चरणों में, स्टार्स, क्लिक्स और आइसोलेट। आइसोलेट को हिंदी में बोलते हैं विलग। ये इसके कुछ चरण है, इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आप विधि याद रखेंगे। ठीक है, बच्चे को जो चुना जाता है मित्र को इन चरणों में चुना जाता है, स्टार्स, क्लिक और आइसोलेट्स। हो, थक जाता हूँ फ्रेंड्स मैं भी बोलते बोलते। बहुत मेहनत लगती है एक क्लास को तैयार करने में, और आप लोग इतना भी नहीं है कि क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऑफलाइन उसमें जाके अपना कोई फीडबैक दे दें। चलिए फ्रेंड्स, हमने अब ये 2 विधि कंप्लीट कर दी हैं, पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं 2 विधि। टोटल हमने बताई थी ना कि 3 विधि हैं, अब तीसरी पढ़ेंगे, लास्ट वाली। लास्ट वाली को क्या कहा था हमने, प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण का मतलब है फेंकना, प्रक्षेप आपने पढ़ा ना, इस तरह से फेंकना। तो प्रोजेक्टिव मेथड इसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये विधि होती क्या है, इस विधि में व्यक्तित्व से संबंधित सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते। मतलब जो पहले वाली विधि थी जिसमें प्रश्न पूछते थे, बीच वाली वस्तुनिष्ठ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट पूछते हैं। क्या तरीका रहता है, तो ये भी 5 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 पे आ जाता है शब्द साहचर्य परीक्षण। कौन सा, शब्द साहचर्य परीक्षण। ये किसने दिया था, युंग ने दिया था। बाई जुंग लिखा है ना, इंग्लिश में जुंग लिखते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक थे युंग, पहले भी पढ़ाया मैंने आपको इसके बारे में। तो युंग ने ये परीक्षण जो है बनाया था। तो क्या बताया था उन्होंने फ्रेंड्स, इसमें कुछ शब्दों को एक एक करके व्यक्ति को सुनाया जाता है। किसी व्यक्ति को शब्द सुनाएंगे कुछ एक एक करके, ठीक है। फिर उसके बाद उससे कहेंगे कि आप अब हमें उसमें से जो शब्द याद है वो बताओ। तो जो शब्द वो सबसे पहले बताता है उसी के आधार पर मापन करते हैं। देखिए, शब्दों को सुनने के बाद व्यक्ति के मन में जो पहला शब्द आता है वह उसे बताना होता है, ठीक है ना। तो उससे पूछते हैं कि कौन सा शब्द आपके मन में आ रहा है सबसे पहले, तो उसको उससे पूछते हैं। जो शब्द उसके मन में आता है बच्चे के, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का परीक्षण किया जाता है। क्लियर है। शब्द साहचर्य, साहचर्य का मतलब होता है मिलना, शब्द का मिलना। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक विधि हो गई। अब आपकी आती है सेकंड नंबर पे रोशा परीक्षण। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं इससे पूछने के। रोशा परीक्षण, ठीक है, इसी को बोलते हैं शाही धब्बा परीक्षण। शाही के धब्बे लगे होते हैं पेपर पे। तो जो ये विधि बनाई थी, एक मनोवैज्ञानिक थे एच रोशार्स, ठीक है, एच रोरशा थे, उन्होंने बनाई थी। तो रोरशार टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। शाही धब्बा लिखा है तो उसी को इंग्लिश में इंक ब्लॉट टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये किस में बनाया गया था, 1921 में बनाया गया था एच रोरशा के द्वारा। क्लियर है, 1921 में एच रोरशा के द्वारा बनाया गया था। और ये प्रक्षेपण विधि के अंदर एक सेकंड नंबर पे आती है विधि व्यक्तित्व के मापन की। तो क्या क्या इसके नाम हो जाएंगे, रोरशा परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण, इंग्लिश में कहेंगे तो रोरशा टेस्ट या फिर इंक ब्लॉट टेस्ट।
ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इस परीक्षण में शाही के धब्बे वाले 10 कार्ड, बच्चे को 10 कार्ड दिए जाते हैं जिनके ऊपर शाही के धब्बे लगे होते हैं। ठीक है, शाही इंक होती है ना, इंक के धब्बे लगे होते हैं। जो कार्ड होते हैं, कार्ड का साइज भी इसमें लिखा है 7/10, यानी कि 7 × 10, 7 उसकी चौड़ाई, 10 उसकी लंबाई, इंचीज। इस तरह के 10 कार्ड देते हैं जिन्हें देखकर बताना होता है कि क्या दिखाई दे रहा है। तो उन कार्डों को देखकर बताना होता है कि क्या दिख रहा है उन पे। ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ उन पे बना होता है। तो इसी के बेसिस पे ये परीक्षण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो ये इस तरह से हो जाते हैं 2 परीक्षण। अभी 3 और बचते हैं इसके अंदर, टोटल 5-5 मैंने बताया ना सबके अंदर। तो अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला। फ्रेंड्स नंबर 3 पे आ जाता है वाक्य पूर्ति परीक्षण बाई रोड एंड रोटर। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण था नंबर 3 नंबर पर, और ये किसने दिया था, रोड, ROHD, रोड और रोटर ने परीक्षण दिया था। जैसा कि आपको देख के ही पता चल रहा है कि इस वाक्य पूर्ति परीक्षण लिखा है, मतलब वाक्य की पूर्ति करनी होगी, वही बिल्कुल करना है। आप सही समझ रहे हैं। तो पढ़ेंगे एक बार इसको। इस परीक्षण में अधूरे वाक्य दिए जाते हैं, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा इनकम्प्लीट, जैसे इंग्लिश में भी कभी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आ जाता है, जिन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से पूरा करना होता है। मतलब आपके अंदर क्या ज्ञान है, नॉलेज है, क्या आपका अनुभव कहता है, उसके बेसिस पे उन सेंटेंस को, उन अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है। ठीक है, जब आप पूरा कर देते हैं तो आपका जो परीक्षण लेता है वो उसी के बेसिस पे आपके व्यक्तित्व का रिजल्ट निकालता है, व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। ठीक है, किस तरह के प्रश्न होंगे, जैसे दिया होगा मेरे पिता ... आगे अपने मन से आपको फिल करना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मेरे पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, मेरे पिता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पिता हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लिखा है मुझे सबसे अधिक भय अंधेरे से लगता है। ठीक है, मुझे सबसे अधिक भय पानी से लगता है, मुझे सबसे अधिक भय भीड़ से लगता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो ऐसी एग्जांपल दे के आपको बता दिया। तो इसे बोलते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। ये रोड और रोटर ने दिया था। ठीक है, प्रक्षेपीय विधि का ये प्रक्षेपीय विधि का ये 3rd नंबर वाला टेस्ट हो जाता है। ठीक है, बोलने में बड़ी दिक्कत होती है शब्द। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और अभी तक भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। चलिए, 3 टेस्ट हमने पढ़ लिए हैं इसके। अब 4th नंबर आ जाता है आपका, 4th नंबर पे आ जाता है आपका प्रासंगिक या फिर विषय, एक ही बात है, आत्मबोधन परीक्षण। प्रासंगिक आत्मबोधन परीक्षण, या फिर ये भी कह सकते हैं कि विषय आत्मबोधन परीक्षण। ठीक है, इन दोनों में से एक नाम। और इंग्लिश में इसे बोल देंगे थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि टी इसका पहला अक्षर ए, इसका पहला अक्षर टी, इसे टैट भी बोलते हैं शॉर्ट में। यूपी टैट वाला टैट नहीं, इसे बोलते हैं थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, एक तरह का व्यक्तित्व परीक्षण होता है, टैट। ये किसने दिया था, ये 1935 में मुर्रे और मॉर्गन, 2 मनोवैज्ञानिकों ने दिया था मिलके, मुर्रे और मॉर्गन ने। कौन सा, प्रासंगिक आत्मबोधन परीक्षण, यानी कि टैट। ठीक है, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, इस परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं, 30 चित्रित एवं एक सादा। 31 कार्ड दिए जाते हैं टोटल टेस्ट करने के लिए, उसमें 30 तो कार्ड होते हैं ब्लैंक। ठीक है, सादे कार्ड होते हैं, ब्लैंक नहीं, सादा। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। 30 कार्ड तो होते हैं चित्रित, उसके ऊपर चित्र बना हुआ किसी चीज़ का, कोई भी चित्र हो सकता है, और एक होता है ब्लैंक। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, सॉरी इसके लिए। 30 तो होते हैं चित्रित और एक होता है ब्लैंक, एक खाली कार्ड होता है। ठीक है, व्यक्ति को लिंग के आधार पर 10-10 कार्ड अलग अलग सत्र में दिखाकर, हर एक व्यक्ति को 10 कार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, कई सेशन में, एक सेशन में 10 देंगे, दूसरे सेशन में भी 10 देंगे, 10-10 कार्ड अलग अलग सेशन में देते हैं, दिखाते हैं मतलब। और कहानी लिखने को कहा जाता है। जो आपको दिखाए गए हैं कार्ड, उसमें कुछ चित्र बने होंगे, उनके बेसिस पे कहानी लिखने को कहा जाता है। अंत में सादा कार्ड देकर कहानी कहाँ लिखते हैं, अंत में सादा कार्ड देते हैं, एक सादा जो खाली था, उस पर अपने मन से चित्र बनाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। लिखी गई कहानी के आधार पर व्यक्तित्व का मापन होता है।
तो जो आपने चित्र देखे हैं उसी के बेसिस पे एक चित्र बनाना होता है उस खाली कार्ड में, और उस चित्र से रिलेटेड आपको कहानी लिखनी होती है। इससे क्या होता है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। तो ये इस तरह का परीक्षण है, अजीब सा है ना, तो इसे बोलते हैं टेट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए, अब आ जाता है आपका लास्ट वाला बिल्कुल, ठीक है, नंबर 5। ये आता है, ये इसे बोलते हैं कैट, CAT कैट, शॉर्ट में कैट बोलते हैं, और इसे वैसे बोलते हैं चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है, बाल आत्मबोधन परीक्षण। पिछला वाला क्या था, विषय आत्मबोधन परीक्षण, ये बाल आत्मबोधन परीक्षण, ठीक है, आत्मबोधन या अंतर्बोध भी कह सकते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण एक ही बात है। एक मनोवैज्ञानिक थे बेलक, ठीक है, पूरा नाम है डॉक्टर लियोपार्ड बेलक। उन्होंने 1900, देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैंने दोनों ईयर लिख दिए हैं, तो 1948 में बनाया था इन्होंने, या फिर ये 1954 में। जो भी ईयर आपको ऑप्शन में दिखेगा, दोनों नहीं आएंगे, जो भी ऑप्शन में दिखेगा, मान लीजिए पूछता है तो आप लगा देंगे, दोनों एक साथ नहीं देगा, ठीक है। बाकी चाहें तो आप किसी बुक की हेल्प ले सकते हैं, गूगल से भी चेक कर सकते हैं क्या इसका एक्चुअल हो सकता है, ठीक है। मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। इसमें क्या होता है, इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। पिछले वाले में कितने थे, टैट में 31 कार्ड थे, 30 पे चित्र था, एक ब्लैंक था। इसमें 10 होते हैं। 10 कार्ड में क्या होता है, जानवरों के चित्र, जानवरों से संबंधित परिस्थितियों के चित्र बने होते हैं। जानवरों से रिलेटेड कोई कंडीशन होगी, कोई परिस्थिति होगी, उसके चित्र उन पे बने होंगे 10 कार्ड पे, ठीक है। कैट यानी कि बाल आत्मबोधन परीक्षण में ये कार्ड 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए, किसका परीक्षण किया जाता है इनसे, 3 से 10 वर्ष के जो बालक होंगे उन्हीं का परीक्षण इससे किया जाता है। किससे, आत्मबोधन परीक्षण से, कैट से, ठीक है। चित्र को दिखाने के बाद, जो चित्र दिखा दिए बच्चों को 10 कार्ड में, बालक का भावनाओं एवं प्रतिक्रिया के आधार पर, बालक की किस तरह की भावना आ रही है और किस तरह का रिएक्शन, प्रतिक्रिया आ रही है, उसके आधार पर परीक्षण होता है, ठीक है। बालक की भावना और उसके रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर बच्चे का परीक्षण किया जाता है। तो इस तरह से ये हो जाते हैं 5 परीक्षण। तो टोटल हमने 3 परीक्षण पढ़े, 3 में प्रत्येक के अंदर हमने 5-5 परीक्षण पढ़े, तो टोटल 15 परीक्षण हो जाते हैं। तो ये किस चीज़ के हैं, व्यक्तित्व के मापन के परीक्षण हैं। ऐसे ही आपको याद करने हैं कि टोटल 3 है, ठीक है, तीनों के अंदर 5-5 हैं। पहले के अंदर 5 कौन से हैं, दूसरे के अंदर 5 कौन से हैं, तीसरे के अंदर 5 कौन से। पहले केवल आपको नाम याद करना है, बाकी अंदर क्या लिखा है फिर वो उसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी लर्न करने हैं। तो 1-2 क्वेश्चन भी है, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन आ गया, 16 PF प्रश्नावली को किसने विकसित किया। तो 16 PF प्रश्नावली किस में आया था, ये बताइए। इसमें आया था लास्ट वाले में, लास्ट वाले में तो नहीं था ये था आपका फ्रेंड्स सेकंड वाले में, यानी कि वस्तुनिष्ठ में था ना। वस्तुनिष्ठ में, वस्तुनिष्ठ का कौन सा वाला परीक्षण था, ये सबसे पहला वाला, कौन सा, व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व आविष्कार जिसे कहा था, सबसे पहला वाला। तो उसी के अंदर था ना, उसी के अंदर 3 परीक्षण थे, ठीक है। एक बेल समायोजन टेस्ट था, एक 16 PF प्रश्नावली था, ठीक है, और एक आपका कौन सा था, एक और था, एक टेस्ट और था उसके अंदर, 3 टेस्ट थे ना, ठीक है। तो किसने दिया था, रेमंड कैटल ने। मैंने आपको बताया था रेमंड कैटल ने दिया था, और उसके 2 स्रोत थे, एक स्रोतशील गुण, एक सतहीशील गुण। PF परीक्षण के इसके 2 पार्ट थे, 16 PF के 2 प्रकार के थे, सतहीशील गुण, ठीक है, और एक स्रोतशील गुण। याद आया। चलिए एक क्वेश्चन आ जाए टैट से रिलेटेड। अभी हमने लास्ट वाला क्या पढ़ा था, कैट, उससे पहला वाला क्या था, टैट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी। ये DP लिख गया, इसको छिपी कर लेंगे फ्रेंड्स, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अचेतन मन में छिपी भावना को जानने में उपयोगी है। कौन सा टेस्ट है, जो अचेतन मन, यानी कि जिसे अचेतन मन कहते हैं, जिसमें सब कुछ भूल जाते हैं हम, उसमें छिपी भावना को जानने के लिए कौन उपयोगी है, टैट, TAT, यानी प्रासंगिक या फिर विषय आत्मबोधन परीक्षण, ठीक है, ठीक है। परसेप्शन टेस्ट आपका, क्यों, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको 31 कार्ड दिए जाते हैं, देते हैं ना, टैट में 31 कार्ड देते हैं, इसमें 30 चित्रित होते हैं, एक होता है सादा, होता है कि नहीं, और उसके बेसिस पे आपको
स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। ये ना टेट 31 कार्ड इसमें होते हैं, 30 चित्रित एक सादा, उसी के ऊपर बेस पे लास्ट में आपको स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास फ्रेंड्स, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको ये पसंद आई होगी। ठीक है, मिनीसोटा टेस्ट था फ्रेंड्स, एक व्यक्तित्व आविष्कार का मिनीसोटा मल्टीफेसिक टेस्ट, जो कि हाथवे ने दिया था। ठीक है, याद कर लेंगे। तो क्लास आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, या फिर जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें आप क्लास को शेयर कर दीजिए। और ये हमारा फेसबुक अकाउंट है, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं लिंक को फॉलो करके। जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वो इंस्टाग्राम पे भी हमें, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। जिनके पास टेलीग्राम है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और इस लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उनको अलग अलग एग्ज़ाम्स की PDF देखने के लिए मिलती है, रहती है उस पर चैनल पे हमारे। ठीक है, और ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर कल, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।